हाय स्टूडेंट्स, मैं दीपांजन, बैक टू लिमिटलेस ब्रेन्स, कॉमर्स का वन स्टॉप सॉल्यूशन। हियर स्टूडेंट्स स्टडी विदाउट लिमिट्स। और आज का हम लोग का टॉपिक है कंपैरेटिव स्टेटमेंट एनालिसिस। तो चलिए जानते हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट एनालिसिस है क्या। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज का हम लोग का टॉपिक है कंपैरेटिव स्टेटमेंट एनालिसिस। पहले एक बात जान लेते हैं कि हम लोग अकाउंटिंग जो है, अकाउंटिंग क्यों करते हैं और अकाउंटिंग होता क्या है। अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स ऑफ द इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन सो दैट यूजर्स उसको पढ़ के कुछ जजमेंट ले पाए इन्वेस्टमेंट रिलेटेड। अभी अकाउंटिंग का जो पर्पस है वो तभी सॉल्व होता है जब अकाउंटिंग के बेस पे तुम कुछ इंफॉर्मेशन के ऊपर बेस करके तुम कुछ डिसीजन ले पाओ। अब ये डिसीजन लेने वाला जो काम है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्यों? सोचो, तुमको कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिया गया है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से तुमको कुछ भी नहीं समझ में नहीं आ रहा है, या फिर समझ में आ रहा है पर उससे तुम करोगे क्या। सबसे इंपॉर्टेंट चीज वही है कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ के तुम अगर उसको एनालाइज करके तुम उसको कुछ प्रॉपर इंटरप्रिटेशन दे के तुम कोई डिसीजन ले पाओ, तब ही तुम्हारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ने का जो काम है, वो पर्पस है, वो पूरा होता है। तो हम लोग का आज का जो टॉपिक है कंपैरेटिव स्टेटमेंट एनालिसिस, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का एक टेक्निक है। अब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है क्या? फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इज अ प्रोसेस जिससे हम लोग कंपनी का स्ट्रेंथ और वीकनेस को कंपेयर कर पाए ऑन द बेसिस ऑफ सम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन गिवन टू अस। कुछ फाइनेंशियल डिजिट्स के ऊपर बेस करके हम लोग यहाँ पर डिसीजंस लेते हैं, जिससे हम लोग को पता चलता है मेरा कंपनी का स्ट्रेंथ कहाँ पर है, मेरा कंपनी का वीकनेस कहाँ पर है। और सबसे अच्छा बात यहाँ पर यही है कि वी यूज द पास्ट परफॉर्मेंस और उसके साथ हम लोग प्रेजेंट को कंपेयर करते हैं और समझते हैं हमारा कंपनी के अच्छे की तरफ जा रहा है कि हमारा कंपनी कंडीशन खराब हो रहा है। सो वी कैन अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल पोजीशन एंड द हेल्थ ऑफ द बिजनेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस से और एक अच्छा चीज होता है, वी कैन अंडरस्टैंड द फ्यूचर ट्रेंड ऑफ द बिजनेस। अगर मेरा ऐसे होते जा रहा है बिजनेस कंडीशन, तो फ्यूचर में क्या हो सकता है उसका भी एक अंदाज हमको ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस से लगता है। सो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी बहुत बार मैंने एक टर्म यूज किया है, वो है यूजर्स। अभी ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करने के बाद इसका यूजर्स कौन कौन है? सबसे इंपॉर्टेंट यूजर इसका है मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, द सप्लायर्स, द कस्टमर्स, द एम्प्लॉइज, द रिसर्च स्कॉलर्स, इवन द गवर्नमेंट, and on the top the society is a user of this financial information. Now let's focus on today's topic, that is comparative statement analysis. If I go by the definition of the comparative statement analysis, what is comparative statement analysis? A comparative statement analysis is a historical summary of a given item or a set of items of a consecutive income statements
एंड बैलेंस शीट्स ऑफ अ कंपनी। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको जो याद रखना पड़ेगा कि हर एक आइटम का कितना चेंज हुआ है वो रिव्यू किया जाता है ये कंपैरेटिव स्टेटमेंट एनालिसिस में ईयर टू ईयर बेसिस में, जिसको हम लोग मल्टी ईयर बेसिस पे भी बोल सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर जो है, एक बेस ईयर लिया जाता है और वो बेस ईयर के साथ हम लोग कंपेयर करते हैं कि हम लोग का कितना चेंज हुआ है। कंपैरेटिव स्टेटमेंट एनालिसिस जो होता है, यहाँ पर फिगर्स जो रहता है ना, वो फिगर्स में कंटेन नंबर 1 एब्सोल्यूट फिगर्स, नंबर 2 the increase or decrease in the absolute figures, number 3 the absolute percentage of the figures, number 3 number 3 percentage of those absolute figures, number 4 the percentage of increase or decrease in those absolute figures। अभी ये चार कंपोनेंट में मिल सकते हैं हम लोग को कंपैरेटिव स्टेटमेंट एनालिसिस। अभी चलते हैं और जानते हैं ये कंपैरेटिव स्टेटमेंट एनालिसिस का वीकनेस क्या है और स्ट्रेंथ क्या है। अभी चलते हैं जानते हैं द एडवांटेजेस ऑफ दिस कंपैरेटिव स्टेटमेंट एनालिसिस। पहले बात, ये बहुत सिंपल है। देखो, चीज बहुत लॉजिकल और सिंपल है। कैसे? सोचो, मेरा पिछले साल का प्रॉफिट कितना था, मेरा इस साल का प्रॉफिट कितना है, कंपेयर करो, समझ जाओ कि मैंने अच्छा किया है कि मैंने बुरा परफॉर्म किया है। कोई प्रॉब्लम नहीं समझने में। सेकेंड पॉइंट, दिस helps us to understand the trend of a particular given item। सोचो, मेरा प्रोडक्शन का लास्ट 3 साल का एक फिगर तुमको दिया गया है या फिर सेल्स का कोई फिगर दिया गया है। You can understand the trend in which side we are going. Is it increasing or is it decreasing? You can simply understand by seeing the trend. Number 3, you can compare between the related items। सोचो, तुमने सेल्स ले लिया, सेल्स का ट्रेंड ले लिया और तुमने ट्रेंड ले लिया खर्चा का। तुमका दोनों का ट्रेंड आ रहा है तुमको। अब दोनों का ट्रेंड को तुम कंपेयर कर लो, तुमको समझ में आ जाएगा बिजनेस का कंडीशन, बिजनेस को वीकनेस, स्ट्रेंथ कहाँ पर है। और चौथा बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन, यू कैन कंपेयर दिस ट्रेंड्स विथ योर कंपिटिटर्स। तुमको अगर तुम्हारा खुद का वीकनेस जानना है या फिर खुद का स्ट्रेंथ जानना है, सबसे अच्छा प्रोसीड्यूर है तुमको अपना ट्रेंड्स को कंपटीटर के ट्रेंड के साथ कंपेयर करना पड़ेगा। इफ यू आर कंपेयरिंग दैट, यू कैन गेट अ नेट रिजल्ट ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ योर बिजनेस। सो दीज आर द मेन 4 एडवांटेजेस ऑफ द कंपैरेटिव स्टेटमेंट एनालिसिस। अभी चलते हैं जानते हैं द लिमिटेशंस ऑफ कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स। अभी जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अगर स्ट्रेंथ्स है वीकनेस होगा ही, वैसे ही कंपैरेटिव स्टेटमेंट एनालिसिस का भी लिमिटेशंस है। लिमिटेशंस क्या क्या है? पहले बात, ऑलवेज यू कैन नॉट एनालाइज ट्रेंड्स फ्रॉम द फिगर्स। और जो ट्रेंड मिलता भी है, ऑलवेज यू कैन नॉट बिलीव और ऑलवेज यू शुड नॉट ट्रस्ट ऑन द ट्रेंड्स। ये पहला बात। सेकेंड, ऑलवेज यू कैन नॉट कंपेयर बिटवीन 2 फर्म्स। कंपेरेबिलिटी हर समय नहीं होता है। सोचिए, एक बड़ा कंपनी है, एक छोटा कंपनी है, दोनों का कंपेयर करना, एक बड़ा एक छोटा, नॉट पॉसिबल। अगर तुम कंपेयर कर रहे हो, यू विल कम टू मिसलीडिंग आंसर्स, यू विल टेक रॉन्ग डिसीजंस। तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट वीकनेस, यू कैन नॉट नो द मैनेजमेंट एफिशिएंसी थ्रू दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। ये तुम्हारा प्रॉफिटेबिलिटी, तुम्हारा लिक्विडिटी का कंपैरिजन तुम कर सकते हो। हर एक इंफॉर्मेशन ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस से तुम नहीं ले सकते हो। सोचो, एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया गया, इसलिए ट्रेंड में चेंज हो गया, वो क्या तुम जान पाओगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस देख के?
तुमको क्लियर कोई अंदाजा नहीं लगेगा कि क्या डिसीजन लिया गया था जिसलिए ट्रेंड चेंज हुआ। तो इसलिए तुमको जो पिक्चर मिलता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस या फिर कंपैरेटिव स्टेटमेंट एनालिसिस से, वो पिक्चर एक इनकम्प्लीट पिक्चर है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट पिक्चर यू कैन नॉट टेक द डिसीजन। अभी चलते हैं और देखते हैं कैसे करता है इसके ऊपर सम्स। हम लोग बेसिकली यहाँ पर आज 2 सम्स करेंगे। वन विल बी ऑन द एब्सोल्यूट चेंजेस इन द income statement and the absolute changes in the balance sheet. So let's start with the sum number 1. Hello guys, so we are back to comparative statement analysis video, and over here we will continue this video with the sum. If we do this sum, we can grasp the theoretical background of this chapter very well. तो सम में देखिए बैलेंस शीट का फिगर्स कुछ दिया गया है और उसके बेसिस पे हम लोग को डिसाइड करना है कि हम लोग का ट्रेंड कैसे चल रहा है। तो बनाते हैं ये कंपैरेटिव स्टेटमेंट एनालिसिस। तो पहले हम लोग लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड कंपैरेटिव स्टेटमेंट एनालिसिस फॉर 31/3/2018 एंड 31/3/2019। तो यहाँ पर पहले फॉर्मेट बना लेते हैं। पहले आएगा पर्टिकुलर्स, उसके बाद चार्टों कॉलम हम लोग बनाएंगे। पहले कॉलम होगा 2019 का फिगर्स, उसके बाद 2018 का फिगर्स। पहले याद रखिएगा, पहले करंट ईयर आता है, उसके बाद प्रीवियस ईयर आता है। उसके बाद हम लोग लेते हैं एब्सोल्यूट चेंज, यहाँ पर जो फिगर्स रहेगा वो फिगर्स का जो एब्सोल्यूट चेंज रहेगा वो यहाँ पर बैठा देंगे हम लोग। और आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट थिंग द परसेंटेज चेंज को हम लोग यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। अभी ये एक चीज आप लोग को बता देते हैं, 2018 हम लोग का बेस ईयर बन जाता है। अभी 2018 हम लोग का बेस ईयर बन जाता है। सो लेट अस स्टार्ट। पहला क्या दिया गया है, अगर फॉर्मेट में चले पहले आता है इक्विटी शेयर कैपिटल। तो पहले हम लोग लिखेंगे इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। इसके नीचे हम लोग पहले आइटम आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल। अभी 2019 में इक्विटी शेयर कैपिटल का वैल्यू कितना है, 5 लाख। और 2018 में इक्विटी शेयर कैपिटल का वैल्यू कितना था, 4 लाख। तो देख के पता चल रहा है कि भाई पिछले साल 4 लाख था, इस साल 5 लाख है, तो 1 लाख बढ़ा है। द एब्सोल्यूट चेंज इज पॉजिटिव, 1 लाख बढ़ा है। और द परसेंटेज, अब ये परसेंटेज निकालना पड़ेगा। ये परसेंटेज किसके ऊपर लेंगे, बेस के ऊपर लेंगे। 1 लाख डिवाइडेड बाई 4 लाख इंटू 100। हर समय याद रखना बेस ईयर के ऊपर हम लोग एब्सोल्यूट चेंज निकालेंगे। एब्सोल्यूट चेंज 1 लाख रुपए है, बेस था 2018। तो हम लोग परसेंटेज चेंज के आपको फॉर्मूला को थोड़ा लिख लेता हूं। अगर हम लोग बोलते, इसको बोलते कॉलम नंबर ए, इसको अगर बोलते हैं कॉलम नंबर बी, इसको अगर कॉलम नंबर सी बोलते हैं और इसको कॉलम नंबर डी बोलते हैं, तो फॉर्मूला हो जाएगा C बाई बी इंटू 100। ये थोड़ा याद रखने में इजी हो जाएगा, C बाई बी इंटू 100। तो C हो जाता है पॉजिटिव 1 लाख डिवाइड बाई 4 लाख इंटू 100, वो हो जाता है 25%। वो हो जाता है 25%। अभी नेक्स्ट आइटम नंबर 2, नेक्स्ट में आ जाता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब ये प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना है, ये प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मेरा पिछले साल 2018 में था 2 लाख और मेरा इस साल का है 1 लाख।
तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं 1 लाख, और मेरा पिछले साल का है 2 लाख। तो आप जो देख पा रहे हैं यहाँ पर चीज उल्टा हो रहा है, मतलब माय प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हैज गॉन डाउन। सो कितना गॉन डाउन है? 1 लाख नेगेटिव है। इसके मतलब चेंज इज नेगेटिव। पिछले साल था 1 लाख, इस साल मेरा पिछले साल था मेरा 2 लाख और मेरा इस साल है 1 लाख, तो मेरे 1 लाख गिरा है। तो द चेंज इज नेगेटिव चेंज। So 1 lakh divided by 2 lakh into 100, that is 50%. But students please keep in mind this 50% is a negative 50%. तो हम लोग लिखेंगे -50%। अभी आ जाता है हम लोग का थर्ड आइटम, वो है रिजर्व्स एंड सरप्लस। मेरा रिजर्व्स एंड सरप्लस। अभी देखिए मेरा रिजर्व्स और सरप्लस में एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग है, वो है मेरा रिजर्व्स एंड सरप्लस 40,000 था 2018 में, तो लिख लेते 40,000। और मेरा करंट फिगर कितना है? मेरा करंट फिगर इज 70,000। तो पिछले साल 40,000 था, इस साल मेरा 70,000 है। तो 40,000 से 70,000, 30,000 मेरा ये चीज बढ़ा है। इफ इट इज इंक्रीज बाय 30,000, दैट मीन्स द चेंज इज पॉजिटिव। एंड व्हाट इज द परसेंटेज? 30,000 डिवाइडेड बाय 40,000 इंटू 100, दैट इज 75%। तो यहाँ पर पॉजिटिव 75% का चेंज हुआ है। अभी चलते हैं इसका दूसरा पड़ाव में। दूसरा पड़ाव आ जाता है मेरा लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। मेरे लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में पहला जो चीज आता है वो है लॉन्ग टर्म लोन। अभी देखिए यहां पर एक लॉन्ग टर्म लोन दिया गया है, एक लॉन्ग टर्म लोन दिया गया है जो पिछले साल 2 लाख था, इस साल 3 लाख हुआ है। तो पिछले साल था 2 लाख और इस साल मेरा हुआ है 3 लाख। तो देख के पता चल रहा है मेरा पॉजिटिव 1 लाख रुपए का चेंज है, तो मैं वो 1 लाख रुपए यहाँ पर बैठा दूंगा। तो द चेंज इज पॉजिटिव एंड द चेंज इज 1 लाख रुपीज। सो अगेन फाइंडिंग आउट द परसेंटेज, दैट इज C by B into 100, that is 1 lakh divided by 2 lakhs into 100, that is coming to 50% positive change। तो यहां पर पता चल रहा है कि मेरा लॉन्ग टर्म लोन जो है वो बढ़ा है। मेरा दूसरा लॉन्ग टर्म बोरोइंग, दैट इज 10% डिवेंचर्स, दैट इज 10% डिवेंचर्स। अभी 10% डिवेंचर्स में क्या चेंज है? मेरा पिछले साल था 1.5 लाख और मेरा इस साल का अमाउंट बढ़ के या फिर घट के हुआ है 1 लाख। अब बढ़ा है कि घटा है? आप लोग क्यों बोलिए? ऑब्वियसली घटा है। 1,50,000 था, 1,50,000, अभी घट के आ रहा है 1 लाख। तो घटा कितना? घटा 50,000, तो नेगेटिव घटा, इसलिए मैं इसको ब्रैकेट आउट में रख रहा हूं। तो ये नेगेटिव में है। चेंज कितना है भाई? 50,000 नेगेटिव डिवाइडेड बाय 1,50,000, दैट इज 33.33% चेंज हुआ है, वो भी नेगेटिव चेंज, इसलिए मैं नेगेटिव 33.33% लिख रहा हूं। ये हो गया मेरा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। इसके बाद क्या आएगा मेरा? इसके बाद मेरा आएगा द करंट लायबिलिटीज। मेरा करंट लायबिलिटीज, मेरा करंट लायबिलिटीज कितना है? मेरा पिछले साल था 80,000, मेरा इस साल है 1,20,000। तो मेरा इस साल का है 1,20,000 और मेरा पिछले साल का 80,000। तो चेंज कितना हुआ? द चेंज इज, देखो भैया 80,000 से 1,20,000
मेरा 40,000 पॉजिटिव चेंज है, तो मेरा परसेंटेज ऑफ चेंज कितना हुआ है 40,000 डिवाइडेड बाई 80,000 टू 100, दैट इज 50%। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर भी 50% पॉजिटिव चेंज हुआ है, उसके मतलब मेरा करंट लायबिलिटीज भी बढ़ा है। तो मेरा टोटल लायबिलिटीज क्या हो जाता है, मेरा टोटल लायबिलिटीज क्या हो जाता है, मेरा टोटल लायबिलिटीज हो जाता है इसका एडिशन और इसका एडिशन, ये पिछले साल का टोटल लायबिलिटी है, ये मेरा इस साल का टोटल लायबिलिटी है, उसका अमाउंट कितना आ रहा है, अब इसको ऐड करने में कितना आ रहा है 11,90,000, और अगर इसको ऐड करो तो मेरा कितना आ रहा है 10,70,000। अभी ये दोनों का बीच डिफरेंस कितना है, ये दोनों के बीच डिफरेंस है 1,20,000 का, 1,20,000 का चेंज है, और वो चेंज भी पॉजिटिव है। पिछले साल था 10,70,000, इस साल है 11,90,000। अभी ये दोनों का चेंज है 1,20,000, ये चेंज भी पॉजिटिव चेंज है। इसको अगर परसेंटेज टर्म्स में लेंगे तो कितना आएगा 1,20,000 डिवाइडेड बाय 10,70,000, दैट इज कमिंग टू 11.21%। अभी ये हो गया हम लोग का टोटल लायबिलिटी साइड। अभी देखते हैं टोटल एसेट साइड क्या होता है। तो मेरा जगह नहीं है, मैं इसको इरेज करके फिर कर रहा हूं टोटल एसेट्स। अभी एसेट साइड में क्या क्या आएगा, पहले हम लोग शुरू करेंगे नॉन करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। द फर्स्ट पार्ट इज द फिक्स्ड एसेट्स एंड द नेक्स्ट पार्ट इज अवर इन्वेस्टमेंट्स। तो फिक्स्ड एसेट्स में क्या क्या है, फिक्स्ड एसेट्स, तो फिक्स्ड एसेट्स का फिगर क्या है, मेरा पिछले साल था 5,70,000 और मेरा इस साल है 6,30,000, तो मेरा पॉजिटिव चेंज है। तो हम लोग लिख लेते हैं पहले 6,30,000 इज दिस ईयर्स फिगर, पिछले साल का फिगर है 5,70,000। इसका मतलब हम लोग का चेंज कितना है, हम लोग का चेंज है 60,000, हम लोग का चेंज है पॉजिटिव 60,000। अभी परसेंटेज ऑफ चेंज कितना है 60,000 डिवाइडेड बाय 5,70,000 into 100, it is coming to 10.52%. The next part is the investments. अभी मेरा पिछले साल मेरा इन्वेस्टमेंट कितना था 2,20,000 और मेरा इस साल का इन्वेस्टमेंट कितना है 2,50,000, तो मेरा पॉजिटिव 30,000 बढ़ा है। 2,20,000 था मेरा पिछले साल, मेरा इस साल हो गया 2,50,000, तो मेरा चेंज कितना हुआ 30,000। और अगर ये चेंज देखे तो ये पॉजिटिव चेंज है, और परसेंटेज टर्म्स में कितना चेंज हुआ है 30,000 डिवाइडेड बाय 2,20,000 into 100, दैट इज 13.64%। तो ये बन जाता है हम लोग का नॉन करंट एसेट्स। अभी आ जाते हैं करंट एसेट्स पे। करंट एसेट्स भी देखेंगे तो पिछले साल मेरा करंट एसेट्स कितना था 2,80,000 और इस साल का मेरा करंट एसेट्स कितना है 3,10,000। तो ऑब्वियसली देख के पता चल रहा है कि भाई पॉजिटिव चेंज है। पॉजिटिव चेंज कितना है फिर 30,000 का पॉजिटिव चेंज है, और परसेंटेज टर्म्स में देखोगे तो 30,000 डिवाइड बाय 2,80,000 into 100, दैट इज 10.71%। अब ये पूरा चीज को ऐड कर लेते हैं और देखते हैं मेरा टोटल एसेट्स कितना है, टैली हुआ है कि नहीं। तो ऐड करने से आ रहा है यहाँ पर
11,90,000, 10,70,000। अब ये दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 11,90,000 माइनस 10,70,000 जो आ रहा है 1,20,000। चेंज कितना है? 1,20,000 डिवाइडेड बाय 10,70,000 इंटू 100, दैट इज 11.21%। तो मेरा एसेट्स या फिर लायबिलिटी जो भी साइड है वो दोनों ही मैच करेगा और दोनों का ही परसेंटेज चेंज सेम रहेगा और दोनों का एब्सोल्यूट फिगर में भी चेंज एक ही रहेगा। ये ऐसे ही बनाते हैं हम लोग कंपैरेटिव बैलेंस शीट एनालिसिस। अभी चलते हैं, देखते हैं कि कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट एनालिसिस कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों पिछले साल में हम लोग देखे थे कि वी हैव टेकन द बैलेंस शीट फिगर्स ऑफ 2 years and we have compared them, and that was a comparative balance sheet. And over here now we will learn a comparative income statement. So see the sum, the information for 2 years have been given और उसके ऊपर बेस करके हम लोग बनाएंगे कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट ऑफ 2018 एंड 2019। तो चलिए सम को शुरू करते हैं। तो शुरू में हम लोग फॉर्मेट बना लेंगे इन द बुक्स ऑफ डॉट डॉट डॉट, जो भी कंपनी को कंपनी का नाम आप लोग डाल दीजिएगा। कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट फॉर 2018 एंड 2019, जहां पर 2019 इज अ करंट ईयर एंड 2018 इज अ बेस ईयर। बनाएंगे यहाँ पर पर्टिकुलर्स, यहाँ पर 2019 का फिगर्स रखेंगे, यहाँ पर 2018 का फिगर्स रखेंगे, यहाँ पर हम लोग एब्सोल्यूट चेंज रखेंगे, वो फिगर्स में आएगा, रुपीस कॉलम में लिख लेता हूँ इसलिए। उसके बाद परसेंटेज चेंज आएगा, हम लोग वही फॉर्मूला यूज करेंगे ऊपर। अगर इसको कॉलम ए बोलेंगे, इसको बी बोलेंगे, इसको सी बोलेंगे और इसको द परसेंटेज बनेगा सी बाई बी इंटू 100। तो ये बन जाएगा हम लोग का परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला। तो शुरू करते हैं और शुरू करने के समय हम लोग बोल देते हैं ये जो इनकम स्टेटमेंट हम लोग बनाएंगे ये हम लोग एज पर एज शेड्यूल 3 बनाएंगे। तो पहला जो चीज आएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ये और कुछ नहीं, हम लोग का सेल्स का फिगर आ जाएगा यहाँ पर। और जैसे कि आप लोग देखते हैं यहाँ पर मेरा पिछले साल का मेरा सेल्स था 3,75,000 रुपए और मेरा इस साल का सेल्स है 5,25,000 रुपए। तो देखने में आ रहा है यहाँ पर चेंज पॉजिटिव है एंड द चेंज इज 5,25,000 minus 3,75,000 that is 1,50,000। अभी कितना परसेंटेज चेंज हुआ है? 1,50,000 डिवाइडेड बाय 3,75,000 into 100 that is 40%। अभी नेक्स्ट, अभी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के साथ और एक चीज आता है दैट इज अदर इनकम्स। अदर इनकम्स कितना दिया गया है आप लोग देखेंगे तो पिछले साल मेरा था 7,500 रुपया और इस साल मेरा है 15,000 रुपया। तो हम लोग लिख लेते हैं 15,000 और पिछले साल था 7,500। अभी 7,500 पिछले साल, 15,000 इस साल, मेरा चेंज कितना है? पूरा 7,500। तो चेंज कितना है? पूरा 100% चेंज है, पूरा 100% चेंज है। तो मैं 100% लिख लेता हूँ। अभी आ जाते हैं थर्ड पार्ट। अच्छा, थर्ड पार्ट जाने के आगे हम लोग देख लेते हैं हम लोग का टोटल जो है, टोटल रेवेन्यू जो है वो कितना है। तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर टोटल रेवेन्यू। हम लोग का टोटल रेवेन्यू कितना है, ये दोनों का ऐड करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा टोटल रेवेन्यू। ये दोनों का ऐड करते हैं, चलिए 5,40,000, इसको ऐड करेंगे तो मिलेगा 3,82,500 और जो एब्सोल्यूट चेंज है वो है
5,40,000 जो है, जो इस साल का, पिछले साल का था 3,82,500। तो मेरा चेंज कितना है? मेरा चेंज है पॉजिटिव चेंज, और मेरा चेंज है यहाँ पर 1,57,500। ये पूरा पॉजिटिव चेंज है। और अगर इसको परसेंटेज चेंज में लेना चाहते हो तो दिस डिवाइडेड बाय दिस इनटू 100, जैसे कि फॉर्मूला बोल रहा है, तो कितना आ रहा है? द अमाउंट इज 41.18%। ये हम लोग का परसेंटेज चेंज का फिगर आ जाए 41.18%। तो ये हम लोग का हो जा रहा है टोटल रेवेन्यू। तो इसको हम लोग ए लिख लेते हैं, इसको हम लोग ए लिख लेते हैं। तो दोस्तों हम लोग ने पूरा रेवेन्यू बना लिया। हम लोग को पता है कि हम लोग को हर एक रेवेन्यू को मैच करना पड़ता है विद एक्सपेंसेस। तो चलिए बना लेते एक्सपेंसेस का पार्ट। तो चलिए, नंबर 2 पार्ट इज एक्सपेंसेस। अभी एक्सपेंसेस में पहला क्या आएगा? पहला आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये हर समय पहला पार्ट आएगा सीओजीएस। अब सीओजीएस पिछले साल मेरा कितना था? मेरा सीओजीएस मेरा पिछले साल था 3 लाख रुपए, और इस साल मेरा सीओजीएस कितना है? इस साल मेरा सीओजीएस है 3,75,000 रुपया। तो मेरा चेंज कितना है? 3,75,000, पिछले साल का 3 लाख, तो द चेंज इज 75,000। The change is 75,000. Now the base year is 2018. We know that the base year is 2018. So on the basis of the base year, that is 75,000 divided by 3 lakhs into 100 करेंगे तो हम लोग को परसेंटेज चेंज मिल जाएगा। वो कितना है? तो वो है 25%। अभी नेक्स्ट एक्सपेंस क्या है? दूसरा जो एक्सपेंस दिया गया हम लोग को वो है एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। ये कितना रुपए है? पिछले साल हम लोग का कितना खर्चा हुआ था? पिछले साल हम लोग खर्चा हुआ था 22,500, और इस साल हम लोग का कितना खर्चा हुआ? इस साल हम लोग खर्चा हुआ 30,000 रुपए। तो देखिए मेरा पॉजिटिव चेंज है यहाँ पर। पॉजिटिव चेंज कितना? 7,500 रुपए का। Now, if I am finding out the percentage of 7,500 out of 22,500, it is coming to a positive 33.33%. अभी आ जाते हैं हम लोग का टोटल एक्सपेंस कितना है। हम लोग को मिल गया टोटल रेवेन्यू, टोटल एक्सपेंस पे निकाल लिए, तो हम लोग का टोटल रेवेन्यू कितना है? टोटल एक्सपेंस कितना है? हम लोग का टोटल एक्सपेंस है हम लोग का टोटल एक्सपेंस कितना है भाई? हम लोग का टोटल एक्सपेंस है 4,05,000 फॉर द करेंट ईयर। ये अगर ऐड करेंगे तो 4,05,000 आ रहा है। पिछले साल का था 3,22,500। तो चेंज क्या है? 4,05,000 माइनस 3,22,500, इट इज कमिंग टू 82,500। अगर परसेंटेज टर्म्स में लेंगे, दैट इज 82,500 डिवाइडेड बाय 3,22,500, ये हम लोग का आ रहा है 25.58%। तो ये बन जा रहा है हम लोग का टोटल एक्सपेंडिचर। अभी हम लोग को पता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या निकलेगा। द प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या निकलेगा? द प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज नथिंग बट 1 minus 2, that is a revenue minus the expenditure. अभी प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आएगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा 5,40,000 माइनस 4,05,000, जो और कुछ नहीं 1,35,000। अब पिछले साल का देखिएगा तो क्या आएगा? पिछले साल का 3,82,500 मेरा रेवेन्यू था,
मेरा कॉस्टिंग था, मेरा एक्सपेंसेस था 3,22,500। तो मेरा जो प्रॉफिट है यहाँ पर पिछले साल का प्रॉफिट है वो है 60,000 रुपए। ज्यादा नहीं हुआ पर तब भी 60,000 रुपए हुआ। अभी चेंज कितना हुआ, इस साल का 1,35,000, पिछले साल का 60,000, तो मेरा चेंज है 75,000। तो मेरा बेस इज लेस देन द करेंट एब्सोल्यूट चेंज। सो यहां पर परसेंटेज आएगा पॉजिटिव 125%। 75,000 डिवाइड बाय 60,000 इंटू 100, जो 125% आ रहा है। अभी यहां पर लेंगे हम लोग टैक्स, इससे हम लोग टैक्स को माइनस करेंगे। अभी टैक्स कितना परसेंट दिया गया है, टैक्स है 50%, तो इसका 50% पूरा टैक्स हो जाएगा। तो ले लेते हैं इसका 50%, 1,35,000 का 50% होता है 67,500। ये माइनस कर देना होगा। 60,000 का 50% होता है 30,000। तो 67,500 माइनस 30,000, ये आ जाएगा हम लोग 37,500। इसको ले लीजिए, आ जाएगा हम लोग को प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अगर यहाँ का परसेंटेज निकालेंगे 37,500 डिवाइड बाई 30,000, यहाँ पर भी 125% ही आएगा, यहाँ पर भी 125% आएगा। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज नथिंग बट प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस टैक्स, जो आएगा 67,500, 30,000, 37,500, 125%। तो ये हो जाता है हम लोग का कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट एनालिसिस, जहां पर हम लोग देख सकते हैं कि मेरा पिछले साल का मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 67,500, ये मेरा करेंट ईयर का है, मेरा पिछले साल का है 30,000। कंपेयर करेंगे देखेंगे तो मेरा 37,500 का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ा है, which is 125% of the previous year. So in this video we have learned the theoretical background of comparative statement analysis, और उसको हम लोग सपोर्ट किए हैं एक सम से। तो जरूर ये सम प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर अच्छे लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एवरीवन।